कि क्या भारतीय होने को हिंदी जानने के बराबर माना जाएगा? क्या बिना हिंदी जाने कोई व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकता? ऐसे में जो खर्चा होता है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकारों को देना होता है। ये 60% 573 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा मंत्रालय ने जारी करने से मना कर दिया है। वे कहते हैं कि आपको एनईपी को पूरी तरीके से स्वीकार करना होगा और एनईपी को पूरी तरीके से स्वीकार करने में 3 लैंग्वेज फार्मूला भी स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जिन लोगों द्वारा की गई उनका संबंध माना जाता है कि एलटीटीई से था और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक भाषाई राष्ट्रवाद का आंदोलन था। भारत ने हिंदी को मसलन पाकिस्तान की तरह नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है। भारत ने यह कतई नहीं कहा कि पूरे देश की राजभाषा हिंदी होगी। उन्होंने कहा यूनियन की। इस मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों खासतौर से तमिलनाडु के पास वास्तव में एक तर्क है। याद कीजिए कि आर्टिकल 343 में शुरुआती 10 सालों तक यह प्रावधान था कि 10 सालों के बाद अंग्रेजी इस देश की राजभाषा नहीं रह जाएगी। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी हाल में केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच भाषा को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर जो बहस विवाद चल रहा है उससे तो आप परिचित होंगे ही, और ये नया विवाद नहीं है। मसलन सोच के देखिए कि वहाँ से एक सांसद आती हैं कनिमोई करुणानिधि। उन्होंने एक वृत्तांत सुनाते हुए बताया कि वे जब चेन्नई एयरपोर्ट पर थी तब उन्होंने वहाँ जो सिक्योरिटी के ऑफिसर थे, आप जानते हैं कि तमाम बड़े एयरपोर्ट जो हैं वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर सीआईएसएफ से होते हैं, तो सीआईएसएफ के उन ऑफिसर से उन्होंने कहा कि या तो आप मुझसे तमिल में बात कीजिए या अंग्रेजी में बात कीजिए। और इसके जवाब में उस ऑफिसर ने, जो कि सीआईएसएफ के ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा क्यों, क्या आपको हिंदी नहीं आती? क्या आप भारतीय नहीं हैं? कनिमोई जब इस वृत्तांत को बताती हैं तब वे इस सवाल को जानना चाहती हैं। वे उस अधिकारी से भी जानना चाहती हैं और देश से भी जानना चाहती हैं और वे पूछती हैं कि क्या भारतीय होने को हिंदी जानने के बराबर माना जाएगा? क्या बिना हिंदी जाने कोई व्यक्ति भारतीय नहीं हो सकता? और ये एक नई चर्चा नहीं है। मैं हिंदी का शिक्षक हूँ और इस मुद्दे को, 3 लैंग्वेज फार्मूला को मैंने कुछ शानदार अपने शिक्षकों से केंद्रीय शिक्षा संस्थान में सीखा और इसी को मैं पिछले 20 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। ये मुद्दा आज क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? ये मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एनईपी की घोषणा के बाद, नई शिक्षा नीति की घोषणा के बाद, अभी हाल में केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने ये घोषणा की कि वे एसएसए के अंतर्गत तमिलनाडु को दी जाने वाली जो केंद्रीय जो ग्रांट है, जो अनुदान है, उसे रोक रहे हैं। और क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि तमिलनाडु का कहना है कि, और तमिलनाडु का ये स्टैंड नया नहीं है, तमिलनाडु ने ये हमेशा से कहा, उन्होंने कहा कि हम 3 लैंग्वेज फार्मूला को नहीं मानेंगे। तो आज हम इसी लैंग्वेज डिबेट को समझेंगे। ये परीक्षार्थियों के लिए भी जरूरी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे आम दर्शक भी इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझे, क्योंकि कई बार लोगों को ये ऐसा लगता है कि मानो दक्षिण के लोग जब ये कहते हैं कि हम पर हिंदी थोपिए मत, तो वे कोई देशद्रोही बात कर रहे होते हैं, वो कोई ऐसी बात कर रहे होते हैं जिस बात को समझ में आने में कठिनाई है, और खासतौर से हिंदी प्रदेश में देखने को मिलता है। तो क्यों ना इस बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। अगर इतिहास में जाएं तो जो कोठारी कमीशन था, जो भारतीय शिक्षा आयोग था 1964 से 66 तक, कोठारी कमीशन, उसने पहली बार इस 3 लैंग्वेज फार्मूला को दिया। और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला उस समय इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू होता है। और यह 1986 की पॉलिसी में जब राजीव गांधी केंद्र में अपनी सरकार में थे, वे सेम फार्मूले को और लागू करते हैं। क्या है 3 लैंग्वेज फार्मूला? 3 लैंग्वेज फार्मूला मूलतः यह मानकर चलता है कि कक्षा 6 से कक्षा 8 तक प्रत्येक विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़नी चाहिए। पहली भाषा उसकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए, और तीसरी भाषा के तौर पर उसे हिंदी पढ़नी चाहिए। अब हिंदी प्रदेश चूंकि पहली भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ रहा होता है, इसलिए वह कोई भी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ सकता है। आमतौर पर हिंदी प्रदेश करते क्या है, ऐसे में वो हिंदी पढ़ाते हैं, उसके बाद वे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और तीसरी भाषा के तौर पर वो संस्कृत पढ़ा लेते हैं, या फिर कोई आसपास की कोई अन्य भाषा को पढ़ा लेते हैं, जैसे मसलन किसी स्कूल में पंजाबी पढ़ाई जा सकती है।
तो यह छठी से आठवीं के उत्तर भारतीय विद्यार्थियों के लिए कोई बहुत चुनौतीपूर्ण बात नहीं रह जाती, क्योंकि संस्कृत पढ़ने के साथ साथ हिंदी पढ़ना कोई बहुत चुनौतीपूर्ण बात नहीं है। लेकिन यही जब गैर हिंदी प्रदेश में पहुंचता है तो थ्री लैंग्वेज फार्मूला का मतलब क्या हो जाएगा? उनको पहली भाषा के तौर पर अपनी भाषा मान लेते हैं तमिल पढ़नी होगी, दूसरी भाषा के तौर पर वे भी अंग्रेजी पढ़ेंगे जैसे कि बाकी देश पढ़ रहा है, और तीसरी भाषा के तौर पर उनको हिंदी पढ़नी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा कि द्रविड़ियन भाषाओं की तुलना में हिंदी भाषा की संरचना एकदम अलग है, और यह विद्यार्थियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पेडागॉजिकली स्पीकिंग। हालांकि मामला केवल पेडागॉजी का नहीं है, ये मामला इससे ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि दक्षिण के देश राज्यों को, खास तौर से तमिलनाडु को और कुछ हद तक केरल को यह लगता रहा है, और उन्होंने इस बात पर बार बार आपत्ति की है। इनफैक्ट उन्होंने कभी थ्री लैंग्वेज फार्मूला को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया ही नहीं। उन्होंने उसके रिफॉर्म्ड वर्जन को, जिसको अब टेक्निकली स्पीकिंग अब टू लैंग्वेज फार्मूला कह सकते हैं, कि वे तमिल को पढ़ते हैं और दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी को पढ़ते हैं, और यही वे लगातार करते आ रहे हैं। इस बार एनईपी ने इसी बात को दोहराया है। एनईपी नई शिक्षा नीति के साथ हमारी और 50 असहमतियां हैं, लेकिन भाषा के मुद्दे पर नई शिक्षा नीति ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो इससे पहले की शिक्षा नीति में नहीं था। बल्कि यहां तो एक अन्य वाक्य आता है कि किसी भी राज्य पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। ये नीति के डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद 573 करोड़ रुपया जो कि केंद्र सरकार ने एसएसए के तहत राज्य सरकारों को देना होता है, ये 60-40 का डिवीजन होता है। 60-40 का डिवीजन है कि यानी कि एसएसए में ग्रांट मिलती है, एसएसए में जो खर्चा होता है उसका 60% केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकारों को देना होता है। ये 60% 573 करोड़ रुपया इस बार शिक्षा मंत्रालय ने जारी करने से मना कर दिया है। वे कहते हैं कि आपको एनईपी को पूरी तरीके से स्वीकार करना होगा, और एनईपी को पूरी तरीके से स्वीकार करने में थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी स्वीकार करना पड़ेगा। तमिलनाडु ने इस पर दे हैव पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, वो इस बात को मानेंगे नहीं। और इस समय क्या स्थिति चल रही है? इस समय वही एक तरह का स्टेलमेट की स्थिति है। अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि क्या तमिलनाडु इस नीति को मानेगा। तो अब सवाल ये उठता है हम लोगों के लिए, हम जो इस सारे मुद्दे को समझने की चेष्टा कर रहे हैं, कि इस सवाल के क्या क्या पक्ष हैं और इसे कैसे समझना चाहिए। ध्यान रखिएगा, भारत में भाषा का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। दक्षिण के लिए द्रविड़ियन भाषाओं का सवाल जीवन मरण के सवाल की तरह देखा जाता रहा, और यह आज से नहीं है, आज़ादी से पहले से है। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो आप जानेंगे कि लगभग इस समस्या ने देश के एक प्रधानमंत्री का जीवन लिया है। आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या जिन लोगों द्वारा की गई, उनका संबंध माना जाता है कि एलटीटीई से था, और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक भाषाई राष्ट्रवाद का आंदोलन था। यानी कि श्रीलंका में रहने वाले तमिल भाषी और भारत में रहने वाले तमिल भाषी, इन दोनों का यह दावा रहा कि ये एक पूरा तमिल प्रदेश, एक तमिल नेशनैलिटी है और एक अलग राष्ट्र है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस सारे क्षेत्र के लिए, दरअसल पूरे देश के लिए, भाषा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। अगर आप भारत में राज्यों के पुनर्गठन को याद करें तो भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ ही भाषा के आधार पर। कन्नड़ बोलने वाले लोग कर्नाटक चले गए, तमिल बोलने वाले लोगों को तमिलनाडु मिला, यानी कि उन राज्यों का नामकरण भी आप देखेंगे कि उसी तरीके से होता है, और राज्यों का पुनर्गठन, जो नए राज्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो भाषा के आधार पर हुआ है। तमिल, बंगाल, मलयालम, तेलुगु, इन्हीं सब क्षेत्रों को अलग अलग राज्यों के तौर पर पुनर्गठित किया गया था। यानी कि दो बातें स्पष्ट होती है। पहली बात, भारत एक भाषी देश नहीं है। भारत में एक भाषिक बहुलता, लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म पाया जाता है। और दूसरी बात, भारत में भाषा का सवाल एक संवेदनशील सवाल है, क्योंकि लोग अपनी संस्कृति को भाषा से जोड़ते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बार बार इस बात को कहा गया है, भारत सरकार ने तो अभी हाल में औपचारिक तौर पर भी इस बात को कहा कि देश के लगभग 43%, 43% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, और ये किसी न किसी रूप में उनकी मुख्य भाषा के तौर पर, और ये समझ में भी आता है, भारत के 10 राज्यों की पहली ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। जो उनकी प्रमुख राजभाषा है वो हिंदी है, और फिल्मों की वजह से और दूसरी वजहों से लगभग पूरे देश में हिंदी कुछ रूप में समझ में आती है। लेकिन क्या इससे भाषा की जो बहुलता का सवाल है वह गौण हो जाता है? इसे समझने की जरूरत है। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर पर इससे जुड़ा हुआ पॉलिटी का सवाल है।
राज्य व्यवस्था का सवाल है। भारत एक फेडरल देश है, भारत में एक तरह का संघवाद है, जिसका मतलब है इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जब अगर यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं तो संविधान वह जगह है जो यह बताती है कि राज्यों के पास क्या अधिकार होंगे और केंद्र के पास क्या अधिकार होंगे। यहां पर जाहिर है कि राज्य व्यवस्था के सवाल उठते हैं, और इसमें पॉलिटी में हम जब शिक्षा को समझते हैं तो आपको समझना चाहिए कि शिक्षा जब संविधान बना उस समय राज्य सूची का विषय थी। ये 70 के दशक में हुआ कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर और संवर्ती सूची में रख दिया गया। हालांकि संवर्ती सूची भी स्वाभाविक तौर पर इस बात को स्वीकार करती है कि राज्यों की भी भूमिका है, हालांकि अब ये एक संवर्ती सूची में है। और इसी का आधार लेते हुए केंद्र सरकार बार बार यह कह रही है कि एनईपी सभी राज्यों को लागू करना पड़ेगा, क्योंकि संवर्ती सूची में केंद्र का पल्ला थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओरिजिनली शिक्षा राज्य सूची में थी। जब राज्यों ने इस बात पर सहमति दी कि भाषा का सवाल, कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी स्कूलों में, उस समय तक यह हक राज्यों के पास था कि वो तय करेंगे कि उनके स्कूल कौन सी भाषा पढ़ाएंगे। ये तो संवर्ती सूची में बाद में आता है। तो ये एक पॉलिटी से जुड़ा हुआ सवाल है। जाहिर है कि इससे जुड़ा हुआ एक राजनीतिक सवाल भी है, और ये राजनीतिक सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, भाषा का सवाल यूं भी हमेशा से एक राजनीतिक सवाल है, क्योंकि अगर आप आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, जो कि माना जाता है कि भारत के पूरे जो स्वतंत्रता आंदोलन था उससे उपजा हुआ संविधान है, उसमें यह कहा गया कि भारत की राजभाषा, संघ की राजभाषा, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन विल बी हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ध्यान रखिएगा, भारत ने हिंदी को मसलन पाकिस्तान की तरह नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है। भारत ने यह कतई नहीं कहा कि पूरे देश की राजभाषा हिंदी होगी। उन्होंने कहा यूनियन की, जिसका मतलब है केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार के विषयों की भाषा हिंदी होगी। और इसी अगर आप संविधान को देखें तो इस संविधान में 8वीं अनुसूची है जो अन्य भारतीय भाषाओं को भी स्थान देती है, उन्हें संवैधानिक संरक्षण देती है। मसलन आप जानते हैं कि उसमें कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बाद में भी जोड़ी गई। तो हमारे यहाँ 8वीं अनुसूची का सवाल भी है। हालांकि यह एक रोचक बात है, मैं इस सवाल को कभी कभी इंटरव्यू में पूछता रहा हूं और आपके लिए भी सवाल है। जब से भारत का संविधान शुरू होता है उसके बाद से कई भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल होती है। इनमें कई ऐसी भाषाएं हैं जिनको दरअसल हम हिंदी की बोली कहते थे, मसलन मैथिली उसमें शामिल हुई है। भोजपुरी के लिए बाकायदा दबाव बनाया जा रहा है कि उसे भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, जबकि जब हम हिंदी पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो हमेशा से कहते रहे कि मैथिली एक भाषा ना होकर हिंदी की बोली है। हालांकि मैं मानता हूं कि मैथिली भी एक पूरी भाषा है। तो मैथिली जैसी भाषा शामिल हुई, मैथिली नहीं, नेपाली भी शामिल हुई। नेपाली मूलतः नेपाल की भाषा है और भारत के तराई के कुछ इलाकों में बोली जाती है। लेकिन 8वीं अनुसूची के विस्तार के दौरान एक भी दक्षिण भारतीय भाषा को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो 4 भाषाएं पहले से 8वीं अनुसूची में थीं, उसके अलावा दक्षिण भारत में बोली जाने वाली कोई भी भाषा इस लायक नहीं मानी गई है कि उसे भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। तुलु के लिए लगातार मांग होती रही है, लेकिन वह भी अभी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इससे क्या पता लगता है? इससे एक सामान्य समझ यह बनती है, यह आशंका भी हो सकती है और सच्चाई भी हो सकती है कि जब हमारी राजव्यवस्था का सवाल होता है, पॉलिटी का सवाल होता है, तो उत्तर भारतीय राज्य जो हैं उनका कुछ अधिक दबदबा और कई मामलों में हमारी जो राजनीति है वह उत्तर भारत केंद्रित हो जाती है। और इसका परिणाम आपको भाषा में भी देखने को मिलता है। और ये सिर्फ भाषा में नहीं, अगर आप हाल में चल रहे विवाद को देखें जिसमें कहा गया कि परिसीमन जब होगा तो उससे फिर से दक्षिण भारतीय राज्य जो हैं उनको बहुत नुकसान होगा और उत्तर भारतीय राज्यों की जो सीटें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि दक्षिण भारतीय राज्य लगभग इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे जब हम आप इस परिसीमन के बाद के लोकसभा चुनावों को, राज्यसभा चुनावों को देखेंगे। तो ये एक मोटा मोटी क्षेत्र बनता है जिससे पता लगता है कि हमारी जो राजनीति है उस राजनीति में केंद्र पर जो दबाव है वह मूलतः पड़ रहा है उत्तर भारतीय राज्यों के। अब दक्षिण में ये जो एंटी हिंदी एजिटेशन या हिंदी विरोधी भावना देखने को मिलती है, इसे थोड़ा गंभीरता से समझना चाहिए।
आप जानते हैं हिंदी मेरा विषय है, हिंदी जाहिर है कि मुझे बेहद पसंद है, हिंदी से हम सब लोग लगाव महसूस करते हैं और कई बार जब वो कोई एंटी हिंदी शब्द बोलता है तो हमें लगता है मानो हमारे से ही कोई शत्रुता हो रही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि शायद इस मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों, खासतौर से तमिलनाडु के पास वास्तव में एक तर्क है। याद कीजिए कि आर्टिकल 343 में शुरुआती 10 सालों तक यह प्रावधान था कि 10 सालों के बाद अंग्रेजी इस देश की राजभाषा नहीं रह जाएगी। फिर उसको बढ़ा के 15 साल किया गया और 1960 से ही दक्षिण में बाकायदा इस बात को लेकर आंदोलन शुरू हो गया और कुछ मामलों में हिंसक आंदोलन तक हुआ, जिसमें कहा गया कि हम हिंदी को पूरे देश पे स्वीकार नहीं करेंगे, तमिलनाडु पे स्वीकार नहीं करेंगे। और इस वजह से यह जो वाक्य था कि 15 सालों के बाद, पहले 10 फिर बाद में 15 हो गया, कि 15 सालों के बाद अंग्रेजी पूरे देश की राजभाषा, सह राजभाषा नहीं रह जाएगी, वो ऑफिशियल को लैंग्वेज नहीं रह जाएगी। संविधान के इस प्रावधान को आज तक लागू नहीं किया जा सका। हिंदी तब से अब तक एक राजभाषा बनी हुई है। और यहां एक बड़ी रोचक बात है, अगर आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को देखें तो आप पाएंगे कि अंग्रेजी अकेली भाषा है जो बिल्कुल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में समान स्तर पर पढ़ाई जाती है। पढ़ाई जा सकता है, हिंदी भी बहुत सारी जगहों पर जाती है, लेकिन हिंदी समान स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती। उत्तर भारतीय हिंदी प्रदेशों में हिंदी प्रथम भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है और गैर हिंदी प्रदेशों में, जिनमें पश्चिम के प्रदेश भी शामिल है, गुजरात और महाराष्ट्र भी शामिल है, वहां पर हिंदी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर केवल 6ठी से 8वीं तक पढ़ाई जाती है, जो जाहिर है कि केवल वर्किंग किस्म की, सामान्य कामकाजी किस्म की थोड़ी बहुत आपको लिटरेसी दे सकती है, साक्षरता दे सकती है। आप अपना नाम लिख लेंगे, अपना नाम पढ़ लेंगे, लेकिन उसे आप आपस में कनेक्शन की लैंग्वेज नहीं बना सकते। कनेक्शन की लैंग्वेज में आपको फिर कहां जाना पड़ता है? अंग्रेजी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजी तमिल भाषी ने भी ठीक उसी स्तर पर पढ़ी है जिस स्तर पर किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने पढ़ी है। इसलिए इफेक्टिवली इट इज नथिंग बट द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला which resulted in English becoming a language of corporates, language of communication across the country in terms of formal language. ये सही है कि अभी भी आप सब्जी वाले से बात करते समय हिंदी में बात कर सकते हैं या दूसरी चीजें, लेकिन जिसे हम औपचारिक भाषा कहते हैं उसके तौर पर अंग्रेजी ऊपर से नीचे तक बोली जाने लगी, इसलिए अंग्रेजी के पक्ष में और ज्यादा बल हो गया। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ने शायद ज्यादा नुकसान किया अगर हम कहें कि हिंदी को पूरी जगह पहुंचाने, लेकिन हिंदी को पूरी जगह पहुंचाना क्यों? कि राष्ट्र की ऐसी कौन सी कल्पना है जिसमें हम ये मानकर चलते हैं कि एक देश में ज्यादा भाषाओं का होना, भाषिक बहुलता का होना नुकसानदेह है? सच्चाई तो यह है कि हम जानते हैं कि लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म इज एन एसेट। भाषिक बहुलता एक तरह की ताकत है, वो एक कमजोरी नहीं है, वो एक समस्या नहीं है। हम ये कहें कि हमारे देश में 25-30 बड़ी भाषाएं बोली जाती हैं और इसको हम समस्या की तरह बताने लगे। जिन जिन देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास और उसके एकदम बाद ये करने की कोशिश की, उन सभी जगहों से बहुत ही नुकसानदेह, बहुत ही त्रासद हमें परिणाम देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया ने यह किया जब ओनली इंग्लिश लागू किया, अमेरिका ने यह किया जब ओनली इंग्लिश लागू किया। इनफैक्ट 1 नेशन 1 लैंग्वेज एक डिजास्ट्रस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यह भाषिक बहुलता को जब दबाता है तो केवल भाषा नहीं दबाई जाती, उसके साथ उसकी संस्कृति दबाई जाती है, उसके साथ उसकी पूरी सभ्यता, उसका पूरा इतिहास दबाया जाता है। और भारत को इस बात पे गर्व है, कि हम एक भाषिक तौर पर बहुल देश है। दुनिया भर की बहुत सारी भाषाओं में भारतीय भाषाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। भारत में केवल एक भाषा नहीं बोली जाती, बल्कि केवल एक ही भाषिक परिवार की भाषा नहीं बोली जाती। हमारे यहाँ इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, हमारे यहाँ साइनो तिब्बतन लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं और हमारे यहाँ द्रविडियन लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं। और कुछ हद तक हमारे यहाँ अफ्रीकन लैंग्वेजेस का भी कुछ हिस्सा माना जाता है कि सुदूर जो हमारे द्वीप समूह हैं उनके आदिवासियों की भाषा में संरक्षित होता है। तो इससे समझ में आता है कि भाषिक बहुलता को जब हम एक नुकसानदेह चीज की तरह देखने लगते हैं और हमारे अंदर हम अपने राष्ट्रवाद को भाषा नाम की चीज से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तब हम दरअसल कई मायनों में देश का कोई भला नहीं कर रहे होते। ना तो देश की एकता का भला कर रहे होते हैं, ना विविधता का भला कर रहे होते हैं, ना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के हित में ये बात होती है। क्योंकि आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि उत्तर भारत के लोगों को इसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में यह मजबूरी डाल दी जाए कि आपको किसी एक दक्षिण भारतीय भाषा को सीखना ही पड़ेगा, यानी कि अगर मैं, जैसे कि मैं आता हूं, अगर मैं दिल्ली से आता हूं, मुझसे कहा जाए ठीक है आप हिंदी सीखना चाहते हैं हिंदी सीखिए, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अंग्रेजी सीखिए, लेकिन तीसरी भाषा के तौर पर आपको 4 द्रविडियन लैंग्वेजेस में से कोई एक सीखनी पड़ेगी।
आपको या तो तमिल सीखनी पड़ेगी, या तेलुगु सीखनी पड़ेगी, या कन्नड़ सीखनी पड़ेगी, या फिर मलयालम सीखनी पड़ेगी। तो आप पाएंगे कि पूरे हिंदी प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी परेशानी की बात हो जाएगी, और वो शायद इसे बहुत प्यार से स्वीकार करेंगे नहीं। उन्हें इस बात पर आपत्ति होगी, क्योंकि उनको ये बात मुश्किल लगेगी। और 3 लैंग्वेज फार्मूला के साथ खिलवाड़ केवल दक्षिण के राज्यों ने नहीं किया। अगर आप उत्तर भारत के राज्यों में भी देखें, मसलन मेट्रोपॉलिटन में देखें, आप पाएंगे कि कई स्कूल 6ठी से 8वीं के बीच में दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली, गुड़गांव जैसे शहरों में, वे बजाय संस्कृत पढ़ाने के या कोई अन्य भारतीय भाषा पढ़ाने के, वो फ्रेंच पढ़ाते हैं, वो जर्मन पढ़ाते हैं, विदेशी भाषाएं पढ़ाते हैं। जबकि एनईपी तो साफ साफ कहता है कि आपको भारतीय मूल की भाषा पढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि नीति के मामले पर, खास तौर से समवर्ती सूची के विषयों में नीति के मामले पर राज्यों को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। इससे अनावश्यक किस्म का जो तनाव पैदा होता है, मतलब सोच के देखिए ना, आपने कुछ 540-550 करोड़ रुपया रोक लिया, ये क्या सरकार के या सरकार के जो अधिकारी हैं उनके, या फिर जो सरकार में नेता हैं उनकी जेब से गया क्या? क्या उनकी वेतन से कम हो गया क्या? नहीं, ये विद्यार्थियों की शिक्षा से कम होगा। और ये विद्यार्थी कौन है? ये जाहिर है कि सरकार से जो ग्रांट मिलती है वो आमतौर पर वंचित वर्गों तक जाती है। यानी कि आप अपनी जो आपकी राष्ट्रवाद की जो भी समझ हो, आप उसे लागू करने के लिए तमिलनाडु के वंचित बच्चों की शिक्षा के पैसे में कटौती करते हैं। इससे क्या लाभ होगा? कुल मिलाकर आप उन विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं जो पहले से वंचित हैं। तो ये भाषा के स्तर पर बात है। देखिए, भाषा के सवाल को भाषिक राष्ट्रवाद के सवाल से जब तक हम अलग नहीं करेंगे, तब हमें एलटीटी की समस्या का सामना करना पड़ेगा, हमें खालिस्तान की समस्या का सामना करना पड़ेगा, और इस किस्म के नए भाषिक राष्ट्रवाद खड़े हो सकते हैं। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें समझना पड़ेगा कि भाषा भाषा है, वह संस्कृति की वाहक है, और जितनी ज्यादा भाषा भारत के आंगन में पलेंगी फैलेंगी उतना ही लाभ होगा। इससे सेंटर स्टेट डायनेमिक्स भी बेटर होगा। हमें आपस में कोऑपरेशन की जरूरत है। जहां तक हिंदी का सवाल है, हिंदी कहीं नहीं जाने वाली है। हिंदी इसी देश की भाषा है, रहेगी। आज 45% लोग हिंदी को पहली भाषा कहते हैं, कल को हो सकता है 70% कहने लगे। इससे हिंदी को, ये हिंदी के हित की भी बात नहीं। एक शिक्षक होने के नाते बताता हूं, हमारे विश्वविद्यालय में लगभग तमाम विश्वविद्यालयों की तरह हिंदी पढ़ाई जाती है, और बहुत सारे लोगों के लिए हिंदी एक अनिवार्य विषय की तरह दी जाती है। ये उनके लिए अनिवार्य होता है कि वो हिंदी का कम से कम एक पर्चा जरूर पढ़े। ऐसे पर्चों वाली क्लास में जब हम जाते हैं तो त्रासद स्थिति होती है। एक शिक्षक के तौर पर आप ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं जो उस विषय को पढ़ना नहीं चाहते। आप समझ सकते हैं कि कितना त्रासद है शिक्षक के लिए। विश्वविद्यालय के स्तर पर, स्कूल के स्तर पर फिर भी एक बार समझ में आता है कि आपने एक भाषा सिखाई, अच्छी बात, लेकिन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बैठे, मान लीजिए साइंसेस के विद्यार्थी बैठे, कॉमर्स के विद्यार्थी बैठे, और उनको मैं हिंदी सी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसका मतलब है हिंदी का सामान्य स्तर। वे हिंदी बोल लेते हैं, हिंदी में बात कर लेते हैं, कह रहे सर क्यों पढ़ा रहे हैं, मेरी नौकरी में ये काम नहीं आएगा, आप मेरा 1 घंटा और ले रहे हैं। ये कितना त्रासद है। सच्चाई ये है कि हमारे पास वे विद्यार्थी होने चाहिए जो उस विषय को पढ़ें। ये इस विषय की गरिमा के लिए, इस भाषा की गरिमा के लिए भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर, और आर्थिक रूप से अगर देखें तो कॉर्पोरेट्स में सारा काम किस में हो रहा है? अंग्रेजी में हो रहा है। तमाम निजी सेक्टर में किस चीज में काम हो रहा है? अंग्रेजी में हो रहा है। ऐसे में आप उन लोगों को क ख ग पढ़ाने की चेष्टा कर भी, और उसके प्रति एक तरह का अलगाव पैदा कर भी, क्योंकि उनको लगेगा कि उनके साथ ये जबरदस्ती हो रही, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे होंगे। कुल मिलाकर हिंदी का शिक्षक, हिंदी भाषी होने के नाते मेरी अपनी मान्यता है कि हिंदी किसी के भी ऊपर, किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि उसे मजबूरन इसको भाषा को पढ़ना पड़ रहा है। और फिर ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन पर, जहां पर हिंदी यूनियन को लाने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्या आप जानते हैं कि आज भी, और ये मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पर हुआ, और आप लोगों में से कई लोगों के साथ हुआ होगा। मुझे याद है बैंक में हम लोग एक किसी लोन इत्यादि के लिए एक फॉर्म भर रहे थे, उसमें जब मेरे हस्ताक्षर थे वो हिंदी में थे। डू यू नो, आई वॉज फोर्स्ड टू सबमिट वर्नाकुलर इंडेम्निटी बॉन्ड ऑन 100 रुपीज कोर्ट पेपर। मुझे बाकायदा इस बात के लिए मजबूर किया गया बैंक द्वारा, क्योंकि नियम ऐसे हैं कि चूंकि मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं, मेरे पास एक पीएचडी की डिग्री है, मैं आपसे अंग्रेजी में बात कर सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने हिंदी में हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए मुझे बाकायदा एक एफिडेविट 100 रुपए के कोर्ट पेपर पर देना पड़ा कि मुझे इस सारे एग्रीमेंट के जितने भी बातें हैं वो मेरी भाषा में समझा दी गई हैं,
और क्योंकि मेरे हिंदी में हस्ताक्षर थे। ये कितना अपमानजनक है भारत में कि आज भी जुडिशियल सिस्टम, खासतौर से हायर जुडिशरी, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें अंग्रेजी में काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें हिंदी में काम होना संभव होना चाहिए। बाकायदा संवैधानिक तौर पर यह तय कर दिया गया है कि भारत के उच्च और सर्वोच्च न्यायालय में सारा कामकाज अंग्रेजी में होगा। तमिलनाडु के बच्चों को जबरन हिंदी पढ़ाने से कहीं बेहतर है कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को हिंदी बनाने की चेष्टा करें, क्योंकि वे तो बाकायदा दिल्ली में और दिल्ली जैसे राज्यों, केंद्र राजधानियों में हैं। वहां पर तो ऐसे शिक्षित लोग हैं जिनके लिए हिंदी बोलना समझना बहुत मुश्किल नहीं होगा, नहीं तो अगर कुछ 4 लोग होंगे तो उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन कुल मिला के ये सवाल दरअसल ईमानदारी का सवाल नहीं है, ये राजनीतिक सवाल है। क्योंकि जब हम एक देश, एक धर्म, एक भाषा जैसे मुद्दों को राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, हम दरअसल राष्ट्र की परिभाषा को बदलने की चेष्टा कर रहे होते हैं।